अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिस्कस किया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ देखा था। अब इसकी वीडियो में हम फाइलम निमेटोडा को डिस्कस करने लगे हैं। फाइलम निमेटोडा का अगर हम सेकेंड नेम देखें तो फाइलम निमेटोडा का सेकेंड नेम हुआ करता है हमारे पास एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस से हमारा मतलब होता है राउंडेड बॉडी वर्म्स। तो जो नीमाटोड्स होते हैं उन्हें हम राउंडेड बॉडी वर्म्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लिया हमने कि नीमाटोडा को हम फाइलम एस्केलमेंथिस भी कहते हैं और ये हमारे पास राउंडेड बॉडी वर्म्स हुआ करते हैं। अगर हम दूसरी बात इसकी देखें तो इस फाइलम के अंदर हमारे पास 20,000 स्पीशीज़ आती हैं। 20,000 स्पीशीज़ आती हैं और ये हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, जिसके अंदर एनिमल अबंडेंटली पाए जाते हैं। मैं जो इनके वर्म्स होते हैं वो बहुत अबंडेंट होते हैं। अगर एक काउंट के मुताबिक अगर हम सिंगल एक रैंडम काउंट लें तो एक रैंडम काउंट के मुताबिक अबाउट 90,000 राउंड वर्म्स हमारे पास एक सिंगल रोटन एप्पल, जो एक सेब हमारे पास गल रहा होता है, सड़ रहा होता है, उसके अंदर 90,000 राउंड वर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको जो वैल्यू दी हुई है ये आपको याद करनी पड़ेगी। एम कैट के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एम कैट के लिए, लेकिन आपके इंटर एग्ज़ाम्स के लिए ये वैल्यूज़ अक्सर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली बात कि एस्केलमेंथिस का मतलब होता है राउंडेड बॉडी वर्म्स। दूसरी बात ये कि इस फाइलम के अंदर 20,000 स्पीशीज़ होती हैं और अगर एक रैंडम काउंट लिया जाए उसके मुताबिक सिंगल रोटिंग एप्पल के अंदर 90,000 डिफरेंट काइंड्स के वर्म्स पाए जाते हैं नीमाटोड्स के। अगर मैं बात करूँ इनकी हैबिटाट की कि कहाँ रहते हैं तो ये मोस्टली सॉइल में पाए जाते हैं। मोस्टली फाउंड इन सॉइल। ऐसा नहीं है कि सारे सॉइल में पाए जाएंगे, फ्यू स्पीशीज वाटर में भी पाई जाती हैं। नीमाटोड्स का जो साइज होता है, अगर मैं नीमाटोड्स के साइज की बात करूं तो नीमाटोड का साइज बहुत वेरी करता है। ये माइक्रोस्कोपिक साइज से लेकर अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग होते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे, आपकी नेकेड आई से भी नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। मतलब उनकी एक एस्टिमेटेड लेंथ बताई है 9 मीटर लॉन्ग। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ पैरासाइट होती है, ज़्यादातर बल्कि पैरासाइट होती हैं। पैरासाइट का मतलब हमने पिछले फाइल में पढ़ा था, पैरासाइट का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स की दो हमने काइंड्स पढ़ी थी, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट। कुछ आउटसाइड द बॉडी ऑफ जो होस्ट पाए जाते हैं और कुछ इनसाइड द बॉडी, तो इसलिए हम एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट कहते हैं। अगर मैन स्पीशीज़ की बात की जाए तो अबाउट 50 स्पीशीज़ जो हैं वो मैन हैं, बाकी फीमेल स्पीशीज़ हैं। पैरासाइट में 50% स्पीशीज़ जो हैं वो मैन स्पीशीज़ हैं, बाकी हमारे पास फीमेल पैरासाइट्स हैं। अगर बॉडी सिमेट्री की बात की जाए, अब हमें पता लग गया है कि आगे जितने भी फाइलम आएंगे वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, सिवाय चंद एक्सेप्शंस के, जो एक्सेप्शनल केस होगा उनके अलावा। तो बॉडी ऑफ निमेटोड्स कैसी होती है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन्स पे कट करने पे आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होंगे, वरना डिवाइड नहीं होंगे। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए
बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल कैसा होता है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बॉडी होगी लॉन्ग सिलेंड्रिकल होगी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और राउंडेड इन शेप, राउंडेड इन शेप होती है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बॉडी के दोनों एंड्स पॉइंटेड होंगे, ये नहीं कि राउंडेड, पॉइंटेड एंड्स होंगे, निकले हुए होंगे बाहर की तरफ। अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। उसके बाद बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी मौजूद होती है। वो फॉल्स कैविटी जो कि बॉडी कैविटी तो मौजूद है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं है, जिसे हम कहते हैं सूडोसिलोम। तो सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है नीमाटोड्स के अंदर। बॉडी के दो एंड्स हुआ करते हैं, दो ओपनिंग्स हुआ करती हैं। एक ओपनिंग माउथ कहलाती है और दूसरी ओपनिंग एनस कहलाती है। अब नीमाटोड्स की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेशली नीमाटोड्स में होती है वो उनका होता है ट्यूब सिस्टम। जो नीमाटोड्स की बॉडी होती है वो ट्यूब सिस्टम के अंदर डिवाइडेड होती है। बॉडी के अंदर एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा ट्यूब लाइक। जैसे एनिमल्स में अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, लेकिन नीमाटोड्स के अंदर स्ट्रेट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। बॉडी के बाहर जो बॉडी होती है इनकी कवर्ड होती है हार्ड लेयर। उस हार्ड लेयर को हम क्या नाम दे रहे थे, क्यूटिकल का नाम दे रहे थे। इस क्यूटिकल का फंक्शन हमें लास्ट वाले में भी पढ़ा था। इसका फंक्शन ये था कि जब ये किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर होस्ट बॉडी के एंजाइम से बचने के लिए ये क्यूटिकल हेल्प करती है। तो ये भी पैरासाइट्स हैं, नीमाटोड्स जितने भी हैं, तो इनके लिए भी यही सेम क्यूटिकल होगी। ये क्यूटिकल क्या काम करेगी, होस्ट के एंजाइम से हमें प्रोटेक्शन देगी। अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूँ, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगी कि आया ये हेट्रोफ्रोडाइट है या फिर हर्माफ्रोडाइट। तो आमतौर पर जो नीमाटोड्स होते हैं वो हेट्रोफ्रोडाइट हुआ करते हैं। हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब जो मीनिंग थी उसकी वो मैं अपनी लास्ट फाइलम वीडियोस में डिटेल से समझा चुकी हूँ। हेट्रोफ्रोडाइट और डायइशियस का मतलब क्या है। लेकिन हेट्रोफ्रोडाइट तो होते हैं लेकिन ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिक का मतलब मेल जो होगा, मेल नीमाटोड शॉर्टर होगा और फीमेल नीमाटोड लॉन्गर होगी। जैसे एक डायग्राम में देखते हैं, तो ये रही डायग्राम। इसमें ये देखिए, ये मेल नीमाटोड है और ये हमारे पास फीमेल नीमाटोड है। तो मेल नीमाटोड छोटा है एज कंपेयर टू फीमेल नीमाटोड। ये रहा फीमेल नीमाटोड जो कि बड़ा है। एस्कैरिस की एग्जांपल दी हुई है, एस्कैरिस की फीमेल है और ये एस्कैरिस का मेल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाती है। सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं एंड एसेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ लार्वा नहीं होता, गैमेट फॉर्मेशन होती है। उसके बाद अगर लास्ट जो मेन टॉपिक है हमारे पास नीमाटोड्स के रिलेटेड वो है डिजीजेस।
निमाटोड्स हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं, ये क्योंकि ये पैरासाइट्स हुआ करते हैं, पैरासाइट्स होने की वजह से ये बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं इन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमन। निमाटोड्स की डिजीज़ पढ़ते हैं। पहली डिजीज़ जो निमाटोड्स कॉज करते हैं उसे हम कहते हैं, वो है फिलेरियासिस। ये क्या डिजीज़ है? फिलेरियासिस ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एक थ्रेड वर्म होता है, थ्रेड वर्म विचेरिया होता है, वो ट्रांसमिटेड होता है। वो विचेरिया जो हमारे पास थ्रेड वर्म है, ये हमारे पास ब्लड सकिंग मॉस्किटो, जो हमारे पास मच्छर, खून चूसने वाले मच्छर होते हैं, उनके ज़रिए ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है, बॉडी में एंटर हो जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम का डिसऑर्डर कॉज करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम जो है आपकी बॉडी का, ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ डिफेंस भी काम करता है आपका। जब आपके लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देगा तो ये डिजीज़ हमारे पास कहलाएगी फिलेरियासिस। एक दफ़ा फिर से अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके समझिए कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर क्या कहलाता है? फिलेरियासिस। किस वजह से कॉज आया? एक हॉकवर्म था हमारे पास विचेरिया, जो कि किस वजह से ट्रांसमिट हुआ? ब्लड सकिंग मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट हुआ। अब इसके रिजल्ट में काम क्या हुआ? इसके रिजल्ट में जो हमारे पास लेग्स थी बॉडी की, जो पेशेंट था उसकी लेग्स और आर्म्स दोनों इन्फ्लेम्ड हो गई। जब इन्फ्लेम्ड हुई तो वो एक एलिफेंट की तरह, मतलब मोटी मोटी टांगे दिखने लगी। तो इस डिसऑर्डर को हमने क्या कहा? एलिफेंटियासिस। जैसा कि इस डायग्राम में भी वाज़ेह है, ये देखिए, स्क्रोटम और लेग हमारे पास क्या हो गया? इन्फ्लेम्ड हो गया। क्या कंडीशन कही? एलिफेंटियासिस। ये हमारे पास लेग जो है इन्फ्लेम्ड दिख रही है। किस वजह से हुई? ये फिलेरियासिस की वजह से हुई। हुकवर्म जो था उसने पेनिट्रेट किया और लिम्फेटिक सिस्टम का के अंदर जो हमारी ख़राबी आई, जिसकी वजह से ये लेग्स और आर्म्स इनके इन्फ्लेम्ड हो गए। उसके बाद एक दूसरी तरह का वर्म है जिसे हम कहते हैं एंसाइक्लोस्टोमा। ये क्या करता है? ये पेनिट्रेट करता है थ्रू द स्किन ऑफ मैन। स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है और इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। इंटेस्टाइन तक पहुंचने के बाद क्या करता है? इंटेस्टाइन तक पहुंचने के बाद ये फिर ब्लड सक करना शुरू करता है। वहाँ से जाकर इंटेस्टाइन में ब्लड सक करता है। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन वर्म एस्कैरिस क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। मिलियंस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं एस्कैरिस के, यही इंटेस्टाइन में जाकर हमारे पास इन्फेक्शन कॉज किया करता है। तो होप्स हो कि आपको ये सारी डिजीज़ेस समझ आ गई होंगी। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, वीडियो सारी समझ आ गई होगी। इसके अलावा ये हमारे पास पीटीबी की बुक के अंदर कुछ डिजीज़ेस मेंशन है, उसको भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ये रही हमारे पास एस्केलमेंथिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स पैरासाइट ऑफ विच इट हैज़ अ ग्रेट वैरायटी कॉजिंग सम वेरी सीरियस डिजीज़ेस इन मैन एंड प्लांट। मतलब पैरासाइटिक होते हैं और ये सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं। एस्केरिस लिम्फोसाइट्स इन एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन, इंटेस्टाइन में पाया जाता है मैन की, इसलिए इसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट कह रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं द जेनस रेडाइटस कंटेन्स न्यूमरस स्पीशीज़ नॉर्मली फाउंड इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड फीसिस ऑफ मैन और एनिमल। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? सॉइल में, ऑर्गेनिक मैटर जितना भी होता है पानी में, और फीसिस ऑफ मैन वेस्ट मटेरियल के अंदर। एंटीरोबाइरिस वर्मिकुलरिस, जिसे आमतौर पर आप पिन वर्म कहा करते हैं। पिन वर्म कॉमन यूरोप और अमेरिका में होता है, ये हमारे काम की बात नहीं है। पिन वर्म्स आर पैरासाइट इन द ह्यूमन सीकम। सीकम क्या है? हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कॉलन एंड अपेंडिक्स, ये तीनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। इसकी मूवमेंट क्या करती है? इचिंग ऑफ एनस, इचिंग मतलब इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कॉलम,
कॉलन के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी इन्फ्लेमेशन, अपेंडिक्स के अंदर, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है, इंसोम्निया और लॉस ऑफ एपिटाइट। इंसोम्निया मतलब टायर्डनेस होगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनलाइ इज़ अ कॉमन नोन एज हुकवर्म, जो हम एंसाइक्लोस्टोमा को पढ़ के आए हैं। ये पैरासाइट कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में था, जैसे हमने पढ़ा है। डेंजरस हुआ करता है क्योंकि ये विलाय ऑफ इंटेस्टाइन एंड सक्स द ब्लड, अभी पढ़ा कि ब्लड को सक करता है, लेकिन ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई आमतौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ड्यूरिंग फीडिंग दे कैन प्रोड्यूस एन एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड आफ्टर फीडिंग लीव द वॉन्ड ब्लीडिंग in children. It can cause severe anemia and retard physical and mental growth. फीड करता है मतलब फीड करने का मतलब ये जितना भी ब्लड वगैरह सक करेगा उसके बाद ये एक एंटीकोगुलेंट बनाएगा। एंटीकोगुलेंट का मतलब ऐसा जो केमिकल है हमारे पास क्या करेगा, वो ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड को जमने से रोकेगा। जमने से रोकने का मतलब हीमोफीलिया कॉज करेगा। एक तरह से हीमोफीलिया का मतलब ये है कि आपका ब्लड जमना शुरू होगा। अगर कहीं भी हमें कोई भी ज़ख़म होता है तो उसकी वजह से ज़ख़म जहाँ भी होगा थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहाँ का ब्लड जम जाता है और थोड़ी देर बाद प्लेटलेट्स गैदर होते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर उसने एंटीकोगुलेंट बना दिया, मतलब यहाँ पे अब ब्लीडिंग मुसलसल होती रहेगी, तो लीव द वॉन्ट ब्लीडिंग होती रहेगी उस ज़ख़म में से, जिसकी वजह से चिल्ड्रन में सीवियर एनीमिया, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, बहुत कम होती है। और यही वाली बात जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि राउंड वर्म्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अबाउट 90,000 वर्म्स होते हैं एक रोटिंग एप्पल में। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे तरीके से आपने सारी डिजीज़ पढ़ ली होंगी जो निमेटोड्स कॉज करते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।